हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मॉडल क्वेश्चन पर विगत 2-3 दिनों से काम कर रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन जो पहला सेट है मॉडल पेपर का जो पहला सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 देख चुके हैं, 27 देख चुके हैं, 28 देख चुके हैं और 29 भी देख चुके हैं। आज देखो, आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा, क्वेश्चन नंबर 30, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से भी। ये एग्जाम में रहना चाहिए ये क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में 2 प्रश्न हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में ए और बी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए है, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोगों को बहुत लंबा इसका उत्तर नहीं लिखना है। हम लोग हर क्लास में देखे हैं कि हम लोगों को शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलो पहले समझो कि उत्पादन लागत है क्या थी। तुम लोगों को एक बात पता है कि कोई भी उत्पादक, कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको उत्पादन का साधन एकत्र करना पड़ेगा कि नहीं। उत्पादन का साधन उसको व्यवस्था करना पड़ेगा और उत्पादन के कई साधन होते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ठीक है। तो उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की जरूरत होता है। अब ये बताओ कि उत्पादक जब उत्पादन के साधनों को कलेक्ट करेगा, व्यवस्था करेगा, संग्रह करेगा, तो उत्पादन के साधनों को मजदूरी देगा कि नहीं। उत्पादन में उत्पादन के साधनों को लगाने के लिए उत्पादन के साधनों को जो मजदूरी देगा और मजदूरी देने में जो व्यय करेगा, ये उत्पादन लागत कहलाएगा उत्पादक के लिए। बोलो कोई दिक्कत है। तो उत्पादन लागत का हम लोगों को 2 से 3 लाइन में डिफिनेशन लिखना है कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन का साधन चाहिए और उत्पादन के साधनों को उत्पादक को मजदूरी देना पड़ता है। जैसे भूमि को रेंट देना पड़ता है, पूंजी को ब्याज देना पड़ता है, श्रम को मजदूरी देना पड़ता है। क्लियर। तो उत्पादन के साधनों को मजदूरी देने में, पारिश्रमिक देने में जो खर्च होता है, जो व्यय होता है, इसे हम लोग उत्पादन लागत कहते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बात। अब चलो हम लोग 30 का बी, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देखिएगा इस बार ए बी है, ए देख लिए, हम लोग बी पर आते हैं। हमको लगता है कि ये जो 30 का बी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये रहना चाहिए आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताएं। देखो, हम लोग क्लास के दौरान ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आंसर कैसे लिखा जाए कि हम लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है। अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में 5 हम लोग कैसे लाएं, कहीं भी मार्क्स हम लोगों का कटे नहीं। इन बारीकियों को भी हम लोग सीख रहे हैं। तुम लोग ध्यान से देखना कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताएं, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में रहता, ठीक है, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता कि एसी और एएमसी में संबंध बताएं, तो आंसर का जो डिजाइन होता वो अलग रहता। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो हम लोगों को शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होगा, है ना। तो अगर 5 नंबर का रहता, तुम लोगों को पता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम कितने वर्ड में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है। तो चलो बेटा, तो सबसे पहले अगर मान लो, ये मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में रहता है, तो 5 नंबर में अगर रहे तो बड़ा संक्षेप में बाबू आप लोग एसी का मतलब भी बता दीजिएगा, एवरेज कॉस्ट क्या है ये भी बता दीजिएगा और मार्जिनल कॉस्ट क्या है ये भी बता दीजिएगा, ठीक। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में 2-2 लाइन में, 1-1 लाइन में आंसर लिख दीजिएगा। बताइए आप लोग कि एसी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। एवरेज कॉस्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा कि टोटल कॉस्ट बाय क्यू, यहाँ क्यू क्या है रे, तो क्यू उत्पादन की इकाई है और टीसी क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो बताओ,
तुम लोगों को ये भी पता होगा कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, बोलो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। यहाँ बताओ कि AC इक्वल टू TC का वैल्यू पुट कर दें। TC के जगह में हम लोग TFC प्लस TVC बटा Q लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं AC इक्वल टू TFC बाई Q प्लस TVC बाई Q लिखा जा सकता है। तुम लोगों को ये बात पता है कि TFC बटा Q इक्वल टू AFC और TVC बटा Q इक्वल टू AVC। तो हम लोग AC को क्या लिखेंगे बाबू बताओ, यहाँ AFC प्लस AVC। तो यहाँ देखो बहुत बात बनाने की जरूरत नहीं है। एवरेज कॉस्ट का एक लाइन में तुम लोग आंसर लिखना कि उत्पादन के इकाई से कुल लागत को भागा दे देंगे, जो भागफल मिलेगा एवरेज कॉस्ट कहलाएगा। ठीक, उसके बाद ये कैलकुलेशन करके दिखला देना और एक लाइन और नीचे लिख देना कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट। कोई दिक्कत है? तुम लोगों को पता है कि औसत लागत वक्र किस आकार का होता है, औसत लागत वक्र यू के आकार का होता है। ये भी बना देना कि AC वक्र जो है यू के आकार का होता है। इस तरह का आंसर आपको कब लिखना था, 5 जब ये 5 नंबर का पूछे। ठीक, तो एवरेज कॉस्ट बना दिए। बोलो एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई है, वाई एक्सिस में लागत है। क्या पता चल रहा है जी, जब उत्पादन बढ़ रहा है तो AC घट रहा है कि नहीं। इसके बाद यहाँ देखो AC स्थिर है और उत्पादन बढ़ने से AC बढ़ रहा है, तो AC यू के आकार का हो जा रहा है। अब चलो हम लोग आते हैं सीमांत लागत में। ठीक, पहले AC के बारे में लिख लिए कि उत्पादन के इकाई से कुल लागत को भागा दे दिए, जो भागफल मिला ये औसत लागत था। फिर औसत लागत का एक लाइन में डिफिनेशन दूसरा क्या दिए कि AFC और AVC को जब जोड़ दिए तो AC मिल गया। कोई दिक्कत है? उसके बाद हम लोग सीमांत लागत में आओ। सीमांत का मतलब बोलो एक अतिरिक्त इकाई से होता है। सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई से होता है। इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से तुम लोग देख लोगे, एकदम 100% ये प्रश्न रहना चाहिए। ठीक है, मेरा भी अपना अनुमान है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक, और एकदम अगर 5 नंबर में रहा तो जैसे बता रहे हैं वैसे आंसर लिखोगे। अगर 3 नंबर में रहा तो अभी हम बताएंगे कैसे लिखना है। तो AMC के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि सीमांत का मतलब इकोनॉमिक्स में एक अतिरिक्त इकाई से होता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का जब हम लोग उत्पादन करते हैं तो कुल लागत में परिवर्तन होता है। कुल लागत में जितना परिवर्तन होता है सीमांत लागत कहलाता है। क्लियर? धूप में कहाँ बैठा है जी, आराम से बैठो इधर। तो सीमांत का मतलब समझ में आ गया। सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई से होता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितना परिवर्तन होगा कहलाएगा सीमांत लागत। हम लोग देखे थे बाबू कि कोई उत्पादक है 10 कलम बनाता है और 10 कलम बनाने में उसको 20 रुपया लगता है। यदि वो 11वां कलम का उत्पादन करे और उसको 25 रुपया लगे तो बताओ एक अतिरिक्त कलम का उत्पादन करने के कारण यहाँ 5 रुपया में 5 रुपया का परिवर्तन हुआ कि नहीं? yes, तो AMC निकालने का फार्मूला बोल दो। AMC इक्वल टू TCN माइनस 1। जानते हैं आप लोग? yes, अच्छा एक बात बताइए, अभी हम लोग तुरंत देखे थे TC इक्वल टू TFC प्लस TVC, पता है कि नहीं? अब हम लोग यहाँ TC का वैल्यू पुट करते हैं। बोलो TC के जगह में TFC प्लस TVC लिख सकते हैं जी। यहाँ N था तो यहाँ भी N लिख दिए, यहाँ भी N लिख दिए। कोई दिक्कत है? माइनस अब TC का यहाँ वैल्यू पुट करो तो TFC प्लस TVC, बोलो यहाँ N-1, यहाँ N-1।
ठीक, ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, MC इक्वल टू TFCN प्लस PVCN माइनस, बोलो TFCN माइनस 1 माइनस PVCN माइनस 1। एक बात बताओ कि हम लोग TFC के बारे में जानते हैं कि TFCN इक्वल टू TFCN माइनस 1 होता है, जानते हो ना कि हम अगर 100 स्टूडेंट को पढ़ाएं इस क्लासरूम में या 99 स्टूडेंट को पढ़ाएं, रेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो TFCN और TFCN माइनस 1 दोनों इक्वल होगा, तो TFCN और TFCN माइनस 1 कट गया, तो बोलो यहाँ क्या बचा बाबू, MC इक्वल टू PVCN माइनस PVCN माइनस 1। इसका मतलब सीमांत लागत निकालने का दूसरा फार्मूला ये हो गया। ठीक, सीमांत लागत निकालने का एक और फार्मूला है डेल्टा PC बाई डेल्टा Q, और AMC निकालने का एक और फार्मूला तुम लोग जानते हो, डेल्टा TVC बाई डेल्टा Q। अगर इस तरह से आप लोग लिखिएगा, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगा, तो नंबर कहीं नहीं कटना है जी, समझे। और सिर्फ अगर बात बनाए रहिएगा तो नंबर कट सकता है, एवरेज मार्किंग हो सकता है। एकदम टू द पॉइंट लिखिए, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए। हम लोग कल भी देखे थे, एक बात आप लोगों को कल भी हम बोले थे कि देखो इकोनॉमिक्स में मैथ जैसा नंबर मिलता है, समझे। अगर मैथ में आप 98 ला सकते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी आप 98 ला सकते हैं। और ये लास्ट समय जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 15-17 दिन जो स्टूडेंट सही तरीके से सदुपयोग कर लिया, एकदम देख लेना कि उसका स्कोर बढ़ जाएगा। इसलिए 15-17 दिन जितने भी प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से इन प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। तो हम लोग AMC का मतलब देख लिए, AMC का पूरा फार्मूला लिख लिए ना, लेकिन ये सवाल था ही नहीं, क्या जी। हम लोगों का सवाल क्या था, हम लोगों को AC और AMC में संबंध बताना था। अब इतनी बात अगर हम लोग लिख दिए तो एग्जामिनर अगर चाहेगा कि आपको नंबर नहीं दे तो नहीं देगा, क्योंकि जो सवाल वो पूछ रहा था उसका जवाब नहीं दे रहे थे। अब आपको सिर्फ संबंधों पर आना है, लेकिन अगर AC और AMC के बारे में संक्षेप में लिख दिया जाता, फार्मूला भी कम से कम एक लाइन में डिफिनेशन और पूरा फार्मूला लिख देते, बोलो अगर याद रहेगा जी तो इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड, 1 मिनट, ज्यादा लगेगा। तो सीमांत लागत का मतलब लिख दिया और इसको पूरा जो है मैथमेटिकल जो एनालिसिस है वो कर दिए। ठीक, अब संबंध पर आ जाओ। अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे लिखना था। अब संबंध पर आओ, जो हम लोग अपने प्रश्न पर अब आ रहे हैं। क्वेश्चन था AC और MC में, लेकिन ये इसलिए आपको बता दिए कि मान लो सिर्फ क्वेश्चन पूछ दिया कि सीमांत लागत क्या है, ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं उसको। अब बताओ, सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। ठीक, अब आप लोगों का उत्तर यहाँ से शुरू हो जाएगा कि सीमांत लागत और औसत लागत दोनों अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। ठीक, उसके बाद डायग्राम बना देना बाबू, देखो डायग्राम, और इस डायग्राम में अनगिनत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, हम सारा ऑब्जेक्टिव अभी आप लोगों को बताएंगे भी। ये देखो हम लोग बनाए एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। एक्स एक्सिस में बताओ, एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई है, वाई एक्सिस में लागत है। ठीक, एक्स एक्सिस में जी उत्पादन की इकाई, वाई एक्सिस में लागत। अब देखो डायरेक्ट अगर 3 नंबर का रहता तो हम लोग यहाँ से बात शुरू करते कि AC और AMC में संबंधों को निम्न रेखा चित्र से दर्शा सकते हैं। ठीक, डायग्राम बना देते। उसके बाद पहला संबंध लिखते, AC और AMC दोनों अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। अब देखो संबंध क्या क्या है जी,
कि एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई है, वाई एक्सिस में लागत है। यहाँ देखो जब उत्पादन की इकाई बढ़ रहा है तो एसी भी घट रहा है और एमसी भी घट रहा है, ऐसा है ना जी। एसी भी घट रहा है और एमसी भी घट रहा है, लेकिन एसी के तुलना में एमसी ज्यादा घट रहा है। तो हम लोग संबंध देख लिए, एसी ग्रेटर देन एमसी। कोई दिक्कत है कि एसी ग्रेटर देन एमसी। दूसरा संबंध देखो बाबू, उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर एसी और एमसी बोलो। अच्छा एक बात तुम लोग बताओ कि एमसी एसी को काट रहा है कहाँ, जहां एसी न्यूनतम है, बोलो। जैसे मान लो क्वेश्चन रहेगा कि एमसी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रहेगा कि एमसी एसी को काटता है, जहां एसी अधिकतम रहता है, एसी घट रहा होता है, एसी न्यूनतम रहता है, इनमें से कोई नहीं, एसी बोलो। डायग्राम अगर याद है तो ये ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा कि नहीं। देखो कॉपी और कलम में भी मत व्यस्त रहो, यहाँ बोर्ड में देखो, ठीक। अगर चाहते थे हम अभी भी छुट्टी ही रख सकते थे। अगर हम सीरियस हैं कि अभी लगभग 15 दिन लगातार आपको क्लास चले तो उसका लाभ लीजिए। हम लोग देख लिए एसी और एएमसी में संबंध क्या क्या था जी, कि जब उत्पादन बढ़ता है तो एसी भी घटता है और एएमसी भी घटता है, लेकिन एसी के तुलना में एएमसी अधिक घटता है। तो दूसरा क्या देखे, उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर एसी और एएमसी, या हम लोग इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहां एसी न्यूनतम होता है वहां एएमसी उसको काटता है। क्या यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रह सकता था हम आप लोगों को बता दिए। और तीसरा देखिएगा बाबू, तीसरा देखिए, जब उत्पादन बढ़ रहा है तो एसी और एएमसी दोनों बढ़ता है, लेकिन एसी के तुलना में एएमसी ज्यादा बढ़ता है जी ऐसा। जब उत्पादन बढ़ रहा है तो एसी भी बढ़ रहा है, एएमसी भी बढ़ रहा है, लेकिन एसी के तुलना में एएमसी, मतलब तीसरा रिलेशन है कि एसी लेस देन एएमसी। तो दिक्कत है। देखो इतना काम तो सारे लोग करेंगे, ठीक, इतना काम सारे लोग करेंगे, लेकिन लोगों के कॉपी से आपकी कॉपी डिफरेंट हो, समझे, क्योंकि इकोनॉमिक्स स्कोरिंग पेपर है। अगर सिस्टमैटिक तरीके से अगर आंसर को आप सजा दिए तो आपका मार्क्स एकदम बहुत शानदार हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि हमको ज्यादा मार्क्स या पूरा में पूरा मार्क्स चाहिए, तो एक काम और कर देना। क्या कर देना, इसी बात को प्रूफ भी कर देना। कर लोगे? देखो ये एसी वक्र है जी, एवरेज कॉस्ट है। यहाँ एसी वक्र जो है इसका स्लोप नेगेटिव है कि नहीं, स्लोप घट रहा है। अगर यहाँ किसी भी कर्व का स्लोप निकालना हो, ढाल निकालना हो, तो उस कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ अगर एसी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ये लेस देन 0 हो जाएगा, होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एसी कर्व का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ बताओ एसी कर्व का स्लोप कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ अगर एसी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो एसी का स्लोप कैसा है, अगर यहाँ एसी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? ये फिगर 1 भी बना दिए, फिगर 2 भी बना दिए, ठीक। अब हम लोग जो इस फिगर में देख रहे हैं कि जब उत्पादन बढ़ रहा है तो एसी घट रहा है और एमसी घट रहा है, लेकिन एसी के तुलना में एमसी ज्यादा घट रहा है, इसको गणितीय रूप से हम लोग प्रूफ भी कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं? कैसे बताओ? डी एसी बाई डी क्यूब लेस देन 0। देखो है ना शुरू में। अब तुम लोग सब लोग जानते हो डी बाई डी क्यूब एसी निकालने का तरीका है टीसी बाई क्यू, पता है जी, लेस देन 0। तुम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़े हो,
डी बाई डी एक्स यू बटा वी। बोलो क्या करते थे, वी बाहर डिफरेंशिएशन यू का, यू बाहर डी बाई डी एक्स बटा वी स्क्वायर। बोलो ये फार्मूला यहाँ यूज हो सकता है जी, नहीं हो सकता है? बोलो क्या लिखे बाबू, हम लोग क्यू बाहर डिफरेंशिएशन टीसी का बाय डी क्यू माइनस टीसी बाहर डी क्यू बाई डी क्यू बटा क्यू स्क्वायर लेस देन जीरो। कोई दिक्कत है जी? अब बताओ तुम लोग, क्यू टीसी को डिफरेंशिएट करेंगे तब एमसी, क्यू टीसी को डिफरेंशिएट करेंगे तब एमसी मिलेगा, माइनस टीसी इंटू 1 बाई क्यू स्क्वायर लेस देन जीरो। अब बताओ क्यू बाई एमसी बाई क्यू स्क्वायर माइनस टीसी बाई क्यू स्क्वायर लेस देन जीरो। बोलो Q और स्क्वायर कट गया जी, यहाँ कॉमन 1 बाई क्यू है। बोलो यहाँ AMC माइनस TC बाई क्यू लेस देन जीरो होगा। स्क्वायर कैसे होगा, बाहर निकालिए। अब Q को जीरो से गुना कर दो, जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों का बचा बाबू AMC माइनस TC बाई क्यू लेस देन, तो AMC माइनस TC बाई क्यू इक्वल टू AC लेस देन जीरो। तो AMC इसको लिख सकते हैं AC ग्रेटर देन MC, AC ग्रेटर देन, इसको इधर ले गए, समझ गए? तो ये काम कर लीजिएगा। अब इच्छा हो कि ये भी साबित कर दे AC इक्वल टू AMC, कर लीजिएगा कि नहीं? बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे जी बताओ, इक्वल, यहाँ इक्वल टू कर देंगे। बोलो हो गया, हम साबित कर लिए। और साबित हो गया ना, AC इक्वल टू AMC। अब तीसरा संबंध क्या था, AC लेस देन AMC। अब वो भी हम साबित कर देते हैं। क्या करेंगे बताओ, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक? बोलो ग्रेटर देन जीरो, समझ में आया? अगर इतना काम तुम लोग कर लोगे, सुनो ध्यान से, अगर इतना काम कर लोगे और ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो निश्चित रूप से एग्जामिनर आपको 4.5 तो पक्का देगा, 4.5 में कोई शक नहीं है। और अगर आपका राइटिंग भी ठीक रहा, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा लिख के आ गए, आपको भी लगता है कि वो पूरा नंबर मिलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिलता है। सुंदरता और स्पष्टता का भी महत्व है, समझे? जैसे आप भी वही चीज लिखे हैं, दूसरा स्टूडेंट भी सेम वही आंसर लिखा है, लेकिन दोनों का मार्क्स अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो आप साफ लिखिए, सुंदर लिखिए, स्वच्छ रखिए कॉपी को। गलती से कभी ऐसा नौबत आ गया कि कुछ गलती कर दिए आप, हम चूंकि कॉपी चेक करने जाते हैं तो जनरली ये गलती स्टूडेंट का देखते हैं कि मान लो हमको बनाने में ये गलत हो गया, तो कुछ लोग खूब मजे लेकर के इसको पूरा काटता है, पूरा काट दिया, गंदा हो गया कि नहीं? एक स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ एक काम करेगा, ठीक? बोलिए, गलती हो गया, अगर ये काम कर दिए होते तो कॉपी स्वच्छ दिखता, साफ दिखता, दिखता कि नहीं? और इस तरह से आप रगड़ रहे हैं तो कॉपी गंदा दिखेगा। तो ये छोटा छोटा चीज है जी, जिसको ध्यान में रख करके आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और ये 14-15 दिन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बस यही सब मैटर पर डिस्कस करने वाले हैं।
कि आप अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाएं। चलिए आज क्लास समाप्त करने के पहले हम जो पहला क्वेश्चन था फिर से पूछ लें। 30 का एक था उत्पादन लागत क्या है। हम लोग उत्पादन लागत का डिफिनेशन देख लिए थे कि कोई भी प्रोड्यूसर जब उत्पादन करता है तो उसको उत्पादन का साधन चाहिए होता है। जैसे हमको कोचिंग चलाना है तो हमको क्लासरूम चाहिए, हमको बेंच डेस्क चाहिए, हमको बोर्ड चाहिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इन सारे चीजों को व्यवस्था करने में जो मेरा खर्च हुआ ये मेरे लिए उत्पादन लागत नहीं था। हम हर महीना में जो रेंट देंगे ये हमारे लिए उत्पादन लागत नहीं है। तो कोई भी उत्पादक जब उत्पादन करता है तो उसको उत्पादन का साधन चाहिए होता है, और उत्पादन के साधनों को जो वो मजदूरी देता है, मजदूरी देने में जो खर्च करता है वो उत्पादन लागत कहलाता है। क्लियर। फिर दूसरा क्वेश्चन था एसी और एमसी में संबंध बताएं। तो आज रहने दिया जाए।